हम्म आज की इस विशेष विस्तृत चर्चा में हम सब मिलकर एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सच में जीवन बदल देने वाले सवाल का जवाब खोजने वाले हैं। बिल्कुल। और हमारे सामने आज रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स और कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स का एक बड़ा सा ढेर रखा है। हाँ, और इन सब का जो केंद्र है वो है कैरल एस ड्वेक की बेहद प्रभावशाली किताब माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस का पहला अध्याय। हम्म तो हमारा आज का मिशन इस बात की तह तक जाना है कि हमारी क्षमताओं और बुद्धिमत्ता को लेकर हमारा जो अपना विश्वास होता है, हमारा अपना बिलीफ सिस्टम, वो हमारी सफलता को कैसे आकार देता है। सही कहा। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही आम स्थिति की कल्पना करके करते हैं। हम्म मान लीजिए दो अलग अलग लोग हैं अच्छा, ठीक है। और दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, या मान लीजिए किसी एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हम्म नतीजे आते हैं और दोनों बुरी तरह असफल हो जाते हैं। एक बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। वो पूरी तरह हार मान लेता है। हाँ, लेकिन दूसरा इंसान जिसके सामने भी वही विफलता है, वो अपनी बात में सिर्फ एक छोटा सा शब्द जोड़ देता है। वो कहता है, मैं अभी इसमें अच्छा नहीं हूं। सिर्फ एक शब्द, अभी। अरे वाह, सिर्फ एक शब्द का अंतर। ठीक है, इसे गहराई से समझते हैं। ये छोटा सा फर्क, ये एक शब्द का अंतर वास्तव में किस चीज की ओर इशारा कर रहा है? मतलब ये सिर्फ खुद को दिलासा देने वाली कोई बात तो नहीं लगती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस एक शब्द के पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। ये कोई साधारण पॉजिटिव थिंकिंग या सकारात्मक सोच वाला नुस्खा नहीं है। तो फिर ये क्या है? ड्वेक के शोध के अनुसार ये फर्क माइंडसेट यानी मानसिकता का है। माइंडसेट वास्तव में वो मान्यता है, वो चश्मा है जिससे हम अपनी खुद की बुद्धिमत्ता, अपने कौशल और अपनी क्षमता को मापते हैं। अच्छा, तो जो पहला इंसान कहता है कि वो अच्छा नहीं है, तो वो उस विफलता को अपनी स्थायी पहचान बना रहा है। बिल्कुल सही। उसे लगता है कि उसकी क्षमता की सीमा बस यहीं तक थी और वो खत्म हो गई। वहीं दूसरा इंसान उस विफलता को एक अस्थायी पड़ाव मान रहा है। मतलब उसके लिए यह एक जानकारी है कि उसे अभी और काम करना है। हाँ, ये जो मान्यता है कि हमारी क्षमताएं स्थिर हैं या फिर समय के साथ बढ़ सकती हैं, यही हमारे पूरे जीवन के फैसले तय करती है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि हम खुद की क्षमताओं को किस तरह से तौलते हैं। मतलब जब मैं ड्वेक के ये नोट्स पढ़ रहा था, तो मेरे दिमाग में एक तुलना आई। कैसी तुलना? क्या बुद्धिमत्ता हमारी आंखों के रंग जैसी होती है? मतलब जो हमें जन्म से मिल गया सो मिल गया, वो कभी नहीं बदलता। ये एक नजरिया हो सकता है। या फिर क्या ये हमारी मांसपेशियों की तरह है, जिसे अगर जिम में जाकर रोज कसरत कराई जाए तो वो धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसी आधार पर मनोविज्ञान इंसान के नजरिए को दो मुख्य श्रेणियों में बांटता है। आंखों के रंग और मांसपेशियों वाली ये एनालॉजी इस पूरे सिद्धांत को समझने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और इस जिम वाले उदाहरण को अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं, हाँ बिल्कुल। तो जब कोई जिम में भारी वजन उठाता है, तो असल में उसकी मांसपेशियों में छोटे छोटे खिंचाव या टूट फूट होती है, जिसे माइक्रो टियर्स कहते हैं। तभी तो कसरत के बाद दर्द होता है। बिल्कुल, उस समय दर्द होता है, जलन होती है, लेकिन इसी संघर्ष के बाद मांसपेशियां पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरती हैं। कैरल ड्वेक ने अपने शोध में इंसानी माइंडसेट को जिन दो श्रेणियों में बांटा है, जो कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट है। हाँ, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, वे इसी दर्द और संघर्ष को देखने के नजरिए पर आधारित है। तो क्या फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग वो हैं जो जिम के उस दर्द से बचना चाहते हैं? मतलब वे जो मानते हैं कि आंखों के रंग की तरह उनका टैलेंट भी कभी नहीं बदल सकता? गहराई से देखें तो फिक्स्ड माइंडसेट या स्थिर मानसिकता वाले लोग यही मानते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता और प्रतिभा पूरी तरह से प्राकृतिक है। मतलब उन्हें लगता है कि टैलेंट पैदाइशी होता है? हाँ, उनका मानना होता है कि या तो कोई इंसान जन्म से ही किसी काम में प्रतिभावान होता है, या फिर वो कभी नहीं हो सकता। उनकी क्षमताएं उनके लिए पत्थर पर खींची लकीर की तरह होती हैं। अब अगर इस नजरिए को जिम वाले उदाहरण से जोड़ें, तो ऐसे लोग उस दर्द या संघर्ष को ये मान लेते हैं कि शायद वे इस काम के लिए बने ही नहीं है। बिल्कुल। जब फिक्स्ड माइंडसेट वाला कोई व्यक्ति किसी काम में असफल होता है, तो वो उस असफलता को अपनी पहचान पर हमला मान लेता है। उसे लगता है कि मुझ में ही कोई कमी है। और इससे उनके अहंकार को गहरी ठेस पहुंचती है ना? हाँ, इसलिए वे अक्सर सुरक्षित विकल्प चुनते हैं। वे केवल वही काम करते हैं जहां उन्हें पता होता है कि वो सफल ही होंगे।
ताकि उनके टैलेंटेड होने की छवि पर कोई आंच ना आए। अरे बाप रे, यानी वो एक ऐसे पिंजरे में कैद हो जाते हैं जिसे उन्होंने खुद अपनी उस परफेक्ट छवि को बचाने के लिए बनाया, सही कहा। वे कुछ नया सीखने का जोखिम ही नहीं उठाना चाहते। क्योंकि अगर वे फेल हुए तो समाज या वे खुद को बेवकूफ मान लेंगे। यही कारण है कि फिक्स्ड माइंडसेट अक्सर इंसान की तरक्की को रोक देता है। इसके विपरीत दूसरी श्रेणी है ग्रोथ माइंडसेट। ये वो लोग हैं जो उस जिम वाले सिद्धांत पर चलते हैं। मतलब वे मानते हैं कि कौशल और बुद्धिमत्ता को विकसित किया जा सकता है। हाँ, उनके लिए असफलता कोई हार नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक फीडबैक है। ये फीडबैक उन्हें बताता है कि उनकी रणनीति में कहाँ कमी है और अगली बार कहाँ सुधार करना है। ये तो बहुत ही व्यावहारिक नजरिया है। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि कैसे ये मान्यता सीधे तौर पर हमारे भौतिक व्यवहार को बदल देती है। टैलेंट को फिक्स्ड मानने वाले लोग किसी भी बाधा के आते ही जल्दी हार मान लेते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग उस बाधा को पार करने के नए-नए तरीके खोजने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दिमाग और विकसित हो सकता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये स्पष्ट रूप से एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन जब मैं नोट्स को पढ़ते हुए आगे बढ़ा तो मेरे मन में एक विरोधाभास पैदा हुआ। एक ऐसा सवाल जिसने मुझे सच में सोचने पे मजबूर कर दिया। अच्छा, वो क्या? अगर ग्रोथ माइंडसेट इतना ही फायदेमंद है और फिक्स्ड माइंडसेट इंसान को इतना सीमित कर देता है, तो लोग फिक्स्ड माइंडसेट के जाल में फंसते ही क्यों हैं? ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है। मतलब हम तो हमेशा से यही सुनते आए हैं कि बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उनकी तारीफ करना बहुत जरूरी है। जब कोई बच्चा कोई मुश्किल गणित का सवाल सही हल करता है तो माता पिता या शिक्षक तुरंत कहते हैं, वाह तुम तो बहुत स्मार्ट हो। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। तो अगर किसी को स्मार्ट कहा जाए तो इसमें क्या बुराई है? क्या तारीफ करना गलत है? ये सवाल इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ड्वेक की रिसर्च इसी बिंदु पर तारीफ के संकट यानी द प्रेज प्रॉब्लम को उजागर करती है। अच्छा, द प्रेज प्रॉब्लम। हाँ, शोध दिखाता है कि शिक्षक और माता-पिता बिना किसी बुरे इरादे के अनजाने में ही बच्चों के भीतर फिक्स्ड माइंडसेट के बीज बो देते हैं। वो कैसे? जब किसी बच्चे से बार बार कहा जाता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो या तुम जन्मजात टैलेंटेड हो, तो बच्चा उस स्मार्ट होने के लेबल को अपनी पहचान बना लेता है। मतलब उस पर ठप्पा लग जाता है। बिल्कुल, उसे लगने लगता है कि उसका पूरा मूल्य, उसका पूरा वजूद इसी बात पर टिका है कि वो बिना मेहनत किए चीजों को आसानी से कर लेता है। मैं इसे समझ पा रहा हूँ। मतलब अगर मैं किसी बच्चे को होशियार कहता हूँ तो वो उस टैग को खोने से डरने लगता है। एकदम सही। क्योंकि अब अगली बार जब उसके सामने कोई ऐसा काम आएगा जिसमें उसे मेहनत करनी पड़े या जिसमें उसके फेल होने का डर हो, तो वो उस काम को करने से ही कतराने लगेगा। इस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। वो बच्चा अपनी उस बुद्धिमत्ता की छवि को हर हाल में बचाना चाहता है। ये एक बहुत बड़े डर, विफलता के डर को जन्म देता है, जहां असफलता अब उनके लिए सिर्फ एक गलती नहीं रह जाती, बल्कि उनकी पूरी पहचान के लिए एक सीधा खतरा बन जाती है। हाँ, और ऐसे में वे नया सीखने और जोखिम उठाने के बजाय सिर्फ उन्हीं आसान कामों को करना पसंद करते हैं जिनमें वे पहले से माहिर हैं। वे अपनी स्मार्टनेस साबित करने के चक्कर में अपने सीखने की प्रक्रिया को ही हमेशा के लिए रोक देते हैं। तो इसका समाधान क्या होना चाहिए? मतलब अगर हम नतीजे देखकर स्मार्ट होने की तारीफ नहीं कर सकते तो हमें किस चीज की तारीफ करनी चाहिए? शोध बहुत स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि हमें इंसान के प्रयास, उसकी रणनीति और उसकी मेहनत यानी प्रोसेस की तारीफ करनी चाहिए। अच्छा, मतलब मेहनत की कदर करना। ड्वेक के अनुसार यह कहना चाहिए, वाह तुमने इस काम के लिए बहुत मेहनत की है, या मुझे तुम्हारा इस मुश्किल सवाल को सुलझाने का तरीका और तुम्हारा संघर्ष बहुत पसंद आया। तो जब प्रयास की तारीफ होती है तो इंसान ये समझता है कि सफलता जन्मजात टैलेंट से नहीं बल्कि मेहनत से आती है। बिल्कुल। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान जब संघर्ष करता है तो सोचता है कि वो शायद स्मार्ट नहीं है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान संघर्ष करते हुए सोचता है कि यह मुश्किल है, इसका मतलब है कि न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं और वो कुछ नया सीख रहा है। संघर्ष को कमजोरी की निशानी मानने के बजाय उसे दिमागी कसरत मानना, ये सच में एक बड़ा बदलाव है ना? लेकिन अगर बचपन में मिला स्मार्ट का टैग इतना नुकसानदेह है, तो फिर इस समाज में जो बड़े बड़े जीनियस लोग हैं उनका क्या? ये एक दिलचस्प मोड़ है। मतलब जो टॉप एथलीट्स हैं या बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं, क्या वो बस ऐसे बच्चे हैं जो इन लेबल्स के जाल में नहीं फंसे?
और यहाँ मुझे एक बात पर थोड़ी शंका भी हो रही है। क्या शंका है? क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं बस काफ़ी मेहनत करूं और अपना माइंडसेट बदल लूं, तो मैं उसेन बोल्ट को रेस में हरा सकता हूं? क्योंकि विज्ञान के नज़रिए से तो ये बिल्कुल असंभव लगता है। क्या टैलेंट सच में कोई मायने नहीं रखता? ये एक बहुत ही शानदार तर्क है और इस शोध के सबसे बड़े भ्रम को दूर करने का मौका भी देता है। ड्वेक की किताब ये दावा बिल्कुल नहीं करती कि हर इंसान के पास एक जैसी क्षमताएं हैं या हर कोई आइंस्टाइन या उसेन बोल्ट बन सकता है। अच्छा, तो फिर ग्रोथ माइंडसेट का असली मतलब क्या है? ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि सभी का पोटेंशियल एक समान है। इसका असली मतलब ये है कि किसी भी इंसान का सच्चा पोटेंशियल अज्ञात है। अज्ञात है। मतलब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ तक जा सकता है। बिल्कुल। कोई नहीं जानता कि सालों के जुनून, मेहनत और सही ट्रेनिंग के बाद एक इंसान कहाँ तक पहुंच सकता है। बात टैलेंट को नकारने की नहीं है, बल्कि उस टैलेंट को एक शुरुआती बिंदु मानने की है, अंतिम सीमा नहीं। तो जो टॉप एथलीट्स हैं, वे सिर्फ प्राकृतिक प्रतिभा के दम पर वहां नहीं पहुंचे हैं। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें, तो पाएंगे कि टॉप एथलीट्स और इनोवेटर्स ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। ड्वेक ने बास्केटबॉल के महान खिलाड़ी माइकल जॉर्डन का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण दिया है। हाँ, माइकल जॉर्डन, वो तो बास्केटबॉल के भगवान माने जाते हैं। लेकिन माइकल जॉर्डन कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं थे, जिन्हें देखते ही लोग समझ गए हों कि ये दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनेगा। असल में उन्हें उनके स्कूल की मुख्य बास्केटबॉल टीम से बाहर निकाल दिया गया था। अरे सच में? ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ, और किसी फिक्स्ड माइंडसेट वाले इंसान के लिए ये इस बात का पक्का सबूत होता कि उसमें टैलेंट नहीं है। लेकिन जॉर्डन ने अपनी इस विफलता को जानकारी की तरह इस्तेमाल किया। मतलब उन्होंने इसे फीडबैक माना। बिल्कुल, उन्होंने पागलों की तरह प्रैक्टिस शुरू कर दी। उनकी सफलता उनके प्राकृतिक टैलेंट से ज्यादा उनकी उस मानसिकता का परिणाम थी जो उन्हें अपनी गलतियों से सीखने और रोज खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती थी। ये उदाहरण बहुत कुछ साफ कर देता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक विज्ञान भी अब इस बात का पूरा समर्थन कर रहा है। एकदम सही। हमारे सामने मौजूद रिसर्च में न्यूरोसाइंस और ब्रेन प्लास्टिसिटी यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी का जिक्र किया गया है। ये वो विज्ञान का हिस्सा है जो मुझे लगता है कि फिक्स माइंडसेट के सिद्धांत की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा देता है। इस पूरे विषय को विज्ञान के चश्मे से देखना इसे और भी प्रामाणिक बना देता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें बताती है कि हमारा दिमाग कोई ठोस पत्थर या हार्ड ड्राइव नहीं है जिसकी क्षमता पहले से तय हो गई हो। तो फिर दिमाग क्या है? दिमाग को एक बहुत ही घने जंगल की तरह देखा जा सकता है। जंगल की तरह? इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। जब हम कोई नया काम पहली बार करते हैं तो वो इस घने जंगल में पहली बार कोई नया रास्ता बनाने जैसा होता है। इसमें बहुत मेहनत लगती है, झाड़ियां काटनी पड़ती हैं, थकान होती है। हाँ, ये वो समय होता है जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं। बिल्कुल, लेकिन जब हम बार बार उसी रास्ते पर चलते हैं तो वो रास्ता साफ होने लगता है। वो एक पगडंडी बनता है, फिर एक चौड़ी सड़क और अंततः एक हाईवे बन जाता है। अरे वाह, क्या शानदार एनालॉजी है। न्यूरोसाइंस की भाषा में कहें तो जब हम संघर्ष करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे दिमाग के न्यूरल पाथवे के चारों ओर माइलिन नाम का एक पदार्थ जमा होने लगता है जो सिग्नल्स को तेज करता है। मतलब जब हम कुछ नया सीखते हैं और उस संघर्ष वाले दौर से गुजरते हैं तो हम सचमुच अपने दिमाग की भौतिक संरचना, उसकी वायरिंग को बदल रहे होते हैं। यह कोई रूपक या कहावत नहीं है, यह शुद्ध जीव विज्ञान है। सीखने की प्रक्रिया सचमुच दिमाग के आकार और उसके काम करने के तरीके को बदलती है। जिसका सीधा और वैज्ञानिक अर्थ यह है कि बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस कभी भी स्थिर नहीं होती। ये लगातार बदलती और विकसित होती रहती है। बिल्कुल। तो इन सब का असल मतलब क्या है? मतलब हमने विज्ञान समझ लिया, न्यूरॉन्स का बनना समझ लिया, लेकिन अब इस ज्ञान को रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारा जाए? ये सबसे जरूरी सवाल है। क्योंकि किसी के लिए भी सिर्फ ये सुन लेना काफी नहीं है कि अपना माइंडसेट बदल लो। एक आम इंसान इस जानकारी को अपने काम में, अपने रिश्तों में या बच्चों की परवरिश में कैसे ढाल सकता है? इसे असल जिंदगी में लागू करने के लिए हमें ये समझना होगा कि फिक्स्ड माइंडसेट हमेशा जजमेंट यानी फैसले पर केंद्रित होता है। जजमेंट मतलब वो हर स्थिति में खुद को परखता है। हाँ, वो हर स्थिति में ये सवाल पूछता है, क्या मैं इस काम में अच्छा दिखा? क्या लोगों ने मुझे स्मार्ट समझा? क्या मैं जीतूंगा या हारूंगा? ये तो बहुत तनावपूर्ण स्थिति है। बिल्कुल। इस ग्रोथ माइंडसेट को विकसित करने के लिए हमें इस जजमेंट वाले चश्मे को उतारकर सीखने यानी लर्निंग वाले चश्मे को पहनना होगा। तो रोजमर्रा के कुछ ठोस आदतें क्या हो सकती हैं?
क्या हम उन आदतों को थोड़ा और गहराई से डिकोड कर सकते हैं? पहली और सबसे महत्वपूर्ण आदत है चुनौतियों को देखने का नजरिया बदलना। जब भी कोई ऐसा काम सामने आए जो डरावना लगे या जिसमें फेल होने का जोखिम हो, तो उससे भागने के बजाय उससे अपनी क्षमता बढ़ाने के मौके के रूप में देखना चाहिए। बिल्कुल, उस घने जंगल वाले रास्ते की याद करनी चाहिए। दूसरी आदत है अपनी गलतियों का बिना अहंकार के विश्लेषण करना। अक्सर लोग अपनी गलतियों को छुपाते हैं या दूसरों पर दोष मढ़ देते हैं। हाँ, ये तो हम सब करते हैं कभी ना कभी। इसकी जगह गलतियों का सामना करके ये पूछना चाहिए कि इस गलती ने मुझे क्या नया सिखाया। तीसरी आदत है सिर्फ नतीजों का जश्न मनाने के बजाय उस पूरी प्रक्रिया और मेहनत का जश्न मनाना। और इन आदतों के बीच मुझे लगता है कि उस सबसे शक्तिशाली अस्त्र का जिक्र करना बहुत जरूरी है जिससे हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी। हाँ, वो एक छोटा सा शब्द, बिल्कुल, वो एक शब्द जिसने पूरी कहानी और नतीजे को बदल के रख दिया था। येट यानी अभी की ताकत। जब कोई इंसान कहता है मैं ये नहीं कर सकता, तो उसका दिमाग उसी वक्त काम करना बंद कर देता है। वो एक पूर्ण विराम है, एक डेड एंड की तरह। हाँ। लेकिन जब वो उसी वाक्य के आगे अभी जोड़ देता है, मैं ये नहीं कर सकता अभी, तो ये एक न्यूरोलॉजिकल बदलाव लाता है। ये अवचेतन मन को ये संदेश देता है कि दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, सीखने की प्रक्रिया अभी जारी है। ये सच में जादुई है। ये शब्द निराशा को उम्मीद में और विफलता को एक रास्ते में बदल देता है। ये सचमुच भविष्य की दिशा तय करने की क्षमता रखता है। अभी नहीं का मतलब कभी नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ये पूरे परिप्रेक्ष्य को ही बदल देता है। बिल्कुल सही। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण का सारांश निकालें तो तस्वीर बहुत साफ नजर आती है। सफलता केवल किसी जन्मजात टैलेंट, किस्मत या आंखों के रंग की तरह मिली किसी स्थिर चीज का परिणाम नहीं है। ये पूरी तरह से इस बात का परिणाम है कि हम अपनी क्षमताओं को किस तरह देखते हैं। यदि ये अटूट विश्वास हो कि विकास संभव है, तो इंसान किसी भी उम्र में, किसी भी स्थिति में अपने दिमाग की वायरिंग को बदल सकता है और विकास कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर ये मान लिया जाए कि क्षमताएं पत्थर की लकीरें हैं, तो इंसान अपनी ही बनाई हुई अदृश्य दीवारों और लेबल्स के भीतर हमेशा के लिए कैद रह जाएगा। ये एक ऐसा सच है जो हर इंसान को अपनी सीमाओं को फिर से परिभाषित करने की आजादी देता है। बिल्कुल देता है। तो अब जब हम इस गहन चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं, एक ऐसा विचार सामने आता है जो इन सारे स्रोतों और शोध पर आधारित तो है, लेकिन ये हम सभी को एक बहुत ही असहज करने वाले सवाल की ओर ले जाता है। अच्छा, वो कैसा सवाल है? हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक बच्चे को स्मार्ट या जीनियस कहना उसे विफलता के डर से भर देता है और उसकी असली क्षमता को हमेशा के लिए सीमित कर देता है। अब जरा इस सिद्धांत को एक बहुत बड़े पैमाने पर रखकर सोचिए। पूरे समाज के पैमाने पर। हाँ, हमारी पूरी दुनिया, हमारा मीडिया, हमारी फिल्में, ये सब हमेशा रातों रात मिली सफलता यानी ओवरनाइट सक्सेस या जन्मजात प्रतिभाओं का महिमा मंडन करते नहीं थकते। हर जगह इसी बात का शोर होता है कि फला इंसान तो पैदा ही टैलेंटेड हुआ था। ये तो सच है, हम टैलेंट को पूछते हैं। तो सवाल ये है, अगर स्मार्ट होने की तारीफ एक इंसान को पंगु बना सकती है, तो क्या हमारा ये पूरा समाज जो लगातार टैलेंट को पूछता है और मेहनत या संघर्ष की पूरी कहानी को पर्दे के पीछे छिपा देता है, क्या वो असल में चुपचाप पूरी मानवता की नई चीजें सीखने, बड़े जोखिम उठाने और इनोवेशन करने की क्षमता को नष्ट कर रहा है? बाप रे, ये सच में बहुत गहरा विचार है। क्या ये टैलेंट का महिमा मंडन हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी भूल है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपनी पूरी व्यवस्था पर फिर से विचार करने को मजबूर कर देता है। इस पर सोचिएगा जरूर।